हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भर्ती के लिए पार्ट 4 में जो टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में बुनियादी अवधारणाएं वृद्धि एवं विकास, और दूसरा वीडियो था जिसमें हमने आगे बढ़ाया था वृद्धि और विकास को परिलक्षित करने वाले जो सिद्धांत थे विकास के, उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विकास के महत्वपूर्ण चरण जो हैं, यानी कि विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्रम में ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक रहने वाला है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सी बातों से और आगे बढ़ाते हैं इसको। विकास की अवस्थाएं, यदि हम बात करें विकास की अवस्थाओं की, तो बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे कि रॉस हुए, हरलॉक और भारतीय मनोवैज्ञानिक। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे किसके द्वारा किस क्या अवस्था बताई गई है। तो अगर हम बात करें रॉस के अनुसार, देखिए इसलिए केस में अगर वो आपके लिए लिख कर दे रहा है रॉस के अनुसार आप बताइए कौन सी अवस्था, तो आपको ये मानना है। यहाँ पर हम बात करते हैं शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था मानी है इन्होंने 1 से 3 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जाए तो प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी है 3 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ये भी रॉस की जो अवस्थाएं हैं ये भी बहुत जगह देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखें आप इसको रॉस के अकॉर्डिंग। और दूसरा अगर हम बात करते हैं हरलॉक हुए, ये दो ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, रॉस और हरलॉक। हरलॉक ने भी अवस्थाएं बताई हैं, जैसे कि गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। अब इन्होंने क्या किया, ये 5 अवस्थाएं यहाँ तक हुई और इसी को आगे बढ़ा, ये अगली छठवीं अवस्था मानी पूर्व किशोरावस्था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पूर्व किशोरावस्था। उसके बाद क्या है, इसको जैसे इन्होंने माना 12 से 15 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था, इसको इन्होंने माना 15 से 18 वर्ष। और किशोरावस्था जैसी सॉरी मध्य जो है, मध्य मध्य को माना 15 से 18 वर्ष और उत्तर को माना 18 से 21 वर्ष। इस प्रकार से जो किशोरावस्था थी इसको 3 भागों में बांट दिया। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष, मध्य किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। तो ये एक छोटा सा रिव्यू अभी हम लेते हुए चल रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। अभी इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको और डिटेल में देखते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सामान्यतः हमारी अवस्थाएं हैं वो पूछी जाती हैं, और हर अवस्था की कुछ न कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं जो कि उस अवस्था के अंदर होती हैं। इनको भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहली अवस्था जो है गर्भावस्था। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि गर्भावस्था का समय काल बताइए। तो गर्भावस्था के समय काल की यदि आपसे बात की जाए तो यहाँ पर गर्भाधान से 9 माह तक या 9 माह 10 दिन तक। अगर आपसे मंथ में पूछ रहा है तो आप ये जवाब देंगे, लेकिन अगर उसने मंथ में नहीं पूछा तो आप देंगे गर्भाधान से 38 या 40 सप्ताह, सप्ताह में अगर पूछा है तो। या अगर सप्ताह में नहीं पूछा, दिन में पूछा है, तो आप बताएंगे गर्भाधान से गर्भाधान से 270 या 280 दिन। ठीक है, याद रखेंगे। माह में पूछेगा तो बता देंगे, अगर आपसे सप्ताह में पूछता है तो भी आप बता दीजिए, और दिन में पूछता है कोई एक ऑप्शन में होगा आपके। ठीक है, चलिए अब गर्भावस्था की भी अगर हम बात करें तो इसको जैसे अगर भागों में बांटा जाए, तो जैसे इसका पार्ट A B C, इसको 3 भागों में बांट दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बच्चा जो होता है वो एक छोटे से डिंब के आकार का होता है, एक छोटे से युग्मनज जैसे कहते हैं, जायगोट, जो कि युक्ता कहलाता है। डिंबावस्था में क्या होता है कि बच्चा एक छोटे से डिंब का आकार का होता है, और ये जो अवस्था मानी गई है वो गर्भाधान से 14 दिन तक मानी गई है। ठीक है, दूसरी इसके बाद आगे बढ़ती है प्रोसेस बच्चे की, और पिंडावस्था आती है। और पिंडावस्था में 14 दिन से दूसरे माह या तीसरे माह तक, इसमें धीरे धीरे बच्चे में जो शरीर में अंग हैं वो आना
प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे में धीरे धीरे मांस इकट्ठा होता है और जो बच्चे का एक रूप बनने लग जाता है यहाँ पर, और लगभग 3 माह जैसे ही होते हैं वहां तक आते आते बच्चा एक कंप्लीटली बनकर तैयार हो जाता है और धीरे धीरे फिर उसमें वृद्धि और विकास होता रहता है। तो भ्रूणावस्था होती है 3 माह से 9 माह तक। तो गर्भावस्था को 3 भागों में तोड़ा गया: डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो ये तो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? गर्भावस्था के बारे में। अब देखिए, मैं यहाँ पर गर्भावस्था के बारे में आपसे कहना चाहूँ कि कुछ बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस भी लेकर आऊँगा, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर गर्भावस्था से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये 9 मंथ वाला जो साइकिल है उसमें हर मंथ के लिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपका महिला बाल विकास है, जच्चा और बच्चा दोनों की जानकारी यहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम गर्भावस्था का स्पेशल एक अलग से वीडियो लाएंगे। ये आपकी सिस्टमेटिक चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब बीच बीच में जो मुझे लगेगा कि जिस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है उसको मैं बहुत ब्रॉड तरीके से एक अलग स्पेशल वीडियो लाकर कभी संडे के दिन या कभी कभी बीच में आपके लिए अलग से लाऊंगा। वो बाकी का सिलेबस इस तरीके से आपका आगे बढ़ ही रहा है। बहुत सी चीजें सोच से रखी हैं आप सभी के लिए, आप जुड़े रहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, गर्भावस्था कंप्लीट हुई, इसके बाद आएगी शैशवावस्था। ठीक है, और शैशवावस्था का जो समय काल है, वैसे तो रॉस ने कुछ बताया, हरलॉक ने कुछ बताया, और एक सामान्यतः जो परीक्षा में पूछ लेते हैं वह जन्म से 5 वर्ष लिखा होगा। अगर जन्म से 5 वर्ष नहीं है, जन्म से 6 वर्ष है, तो ये लिखा होगा, 2 ऑप्शन में होंगे। अगर हम बात करते हैं आपसे कि इस शैशवावस्था को यदि 2 भागों में तोड़ा जाए, तो देखिए समझिए, किसी भी अवस्था को अगर आप तोड़ रहे हैं तो मैं कहूं पूर्व शैशवावस्था। क्या है? पूर्व शैशवावस्था। पूर्व का अर्थ होता है पहले। क्या होता है? पहले। और यहीं पर अगर हम आपसे कहना चाहें, एक हो जाएगी हमारी जैसे उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, और उत्तर का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, तो पूर्व हो गया पहले और उत्तर हो गया बाद में। अब इस टोटल अवस्था को तोड़ेंगे तो पूर्व अवस्था हो गई हमारी पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष, और उत्तर शैशवावस्था हो गई हमारे पास 3 वर्ष से कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी व्यवस्था को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। चलिए, अब बात हो रही है कि सर शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, शैशवावस्था की यदि बात की जाए तो शैशवावस्था में जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा इस दुनिया में प्रवेश कर जाता है, तो बच्चे की जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। देखा आपने, 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, बहुत तीव्रता से शारीरिक जो है वृद्धि बहुत तीव्रता से होती है। तो पहला है शारीरिक विकास काफी तीव्रता से होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या होता है कि दूसरों पर निर्भरता। बच्चा छोटा है, अपने काम खुद से नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी डिपेंडेंसी होती है अदर्स लोगों पर। ठीक है, तो दूसरों पर निर्भरता, अपने हर एक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होता है वो। ठीक है, अगला है नैतिकता का अभाव। उसे सही और गलत चीजों की जानकारी नहीं होती है। बच्चा पड़ोस में गया, पड़ोस के बच्चों से कोई एक गाली सीख के लाया, पापा गुस्सा हुए, घर पे बच्चे थप्पड़ मारा, बच्चे ने वो गाली पापा पे ट्रांसफर कर दी। उसे नहीं पता कि यह जो शब्द मैं बोल रहा हूं वह शब्द सही है या गलत है। तो यहां पर नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये जो संवेग हैं बच्चे के अंदर, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर संवेग भी आते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा जो इस अवस्था में सीखता है वो ज्यादातर इमिटेशन या जिसे कहते हैं नकल करके सीखना या अनुकरण करके चीजों को सीखता है। आप कप से चाय पी रहे हैं, बच्चा भी आपको देखता है किस तरीके से कप से चाय पी जाती है, तो अगली बार कोशिश करता है कप को पकड़ने की और चाय। आप पेन को ऐसे पकड़ते हैं तो वो भी कोशिश करता है कि पेन ली हाथ में और उससे लिखने की कोशिश करेगा। तो ज्यादातर बच्चा जो सीख रहा है वो कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा चीजों को सीखता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, इस अवस्था में बच्चा कैसा होता है? स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। भैया मेरा काम होना चाहिए, दुनिया के लिए कोई चीज हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्व केंद्रित होता है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और आप मान के चलिए कि 2 बिस्किट के पैकेट लेकर आए हैं, तो जो छोटा वाला बच्चा होगा वो कहेगा मम्मी मुझे दे दो, दोनों के दोनों मैं रखूंगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर कौन सी है? स्वार्थी प्रवृत्ति है। वो बात अलग है, अब धीरे धीरे आयु बढ़ेगी, उसे समझाएंगे चीजें तो वो समझने लगता है। तो ये बेसिक सी बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? शैशवावस्था के बारे में। समय काल आप जान चुके हैं, जन्म से 5 या 6 वर्ष। पूर्व शैशवावस्था कहेंगे तो जन्म से 3 वर्ष हो जाएगी, और उत्तर शैशवावस्था कहेंगे तो 3 से 6 वर्ष हो जाएगी। बाकी का अलग से मैं बात कर चुका हूं। रॉस क्या कहते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, हरलॉक ने क्या कहा है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं ये आपके लिए डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम बाल्यावस्था की। और बाल्यावस्था का जो समय काल होता है 6 से 12 वर्ष का होता है।
ठीक है, कुछ जगह पर 6 से 12 वर्ष नहीं है, मान के चलिए 5 से 10 वर्ष लिख दिया है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको बाँटना चाहें अगर हम 2 भागों में, जैसे अगर हम कहें पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी 6 से 9 वर्ष और यहाँ पर आप कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। सर, इनमें तो विभेद देखने को मिल रहा है, काफ़ी अंतर मिल रहा है। रॉस ने कुछ कह दिया, हरलॉक ने कुछ कह दिया। हाँ जी, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँगे। सर, हम कैसे पहचानेंगे कब रॉस पूछ रहा है, कब हरलॉक पूछ रहा है और व्यापम क्या मानता है? तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, मैंने इसीलिए उसको पहले स्टार्ट किया था, जिससे आप क्वेश्चन से जान पहचान हो पाए आपकी कि वास्तविक रूप से व्यापम का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है, किस तरीके के प्रश्न पूछता है, तो उस तरीके से हमें उसका जवाब क्या देना है, ठीक है ना। तो जो लोग उसको रेगुलर देख रहे हैं वो इस चीज को बाकायदा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसकी और विशेषता की। तो इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। बाल्यावस्था जो है इसे जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। दूसरा, इस अवस्था को समूह, दल या टोली की भी आयु कहते हैं। ग्रुप एज में इसमें क्या होता है कि बच्चे काफी ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है, तो इसे समूह, दल या टोली की आयु कहा जाता है। अगला, इस अवस्था में क्या है कि शारीरिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि बालक का विकास लंबवत ना होकर कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। तो आप देख पाए कि इस अवस्था में जो शारीरिक विकास शैशवावस्था में जो तीव्र गति से था वह बाल्यावस्था में आते आते कैसा हो गया, धीमा हो गया, ठीक है। अगला बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु, जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का होता है और वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कही जाती है ये, ठीक है। और वैसे भी आरटीई जो है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो इस अवस्था में बच्चा विद्यालय भी जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चे में जो होती है वो जिज्ञासा की प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। आपने कोई चीज़ आपसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन करेगा, मम्मी ये पंखा ये क्यों घूम रहा है, लाइट क्यों जल रही है, टीवी का रिमोट ऐसे क्यों काम कर रहा है। तमाम प्रकार की चीज़ें उसके मस्तिष्क में आती हैं और उनका समाधान जानने की वो आपसे कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, बाल्यावस्था के बारे में, ठीक है। अगली बात आती है हमारी किशोरावस्था के बारे में, और किशोरावस्था का जो समय काल होता है वह होता है 12 से 18 वर्ष का। अगर कहा जाए पूर्व किशोरावस्था कह दी जाए तो पूर्व किशोरावस्था कह देंगे 12 से 15 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था की बात कही जाए तो 15 से 18 वर्ष, इस तरीके से कह दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, समझिए इसको। किशोरावस्था में क्या हुआ, जो शारीरिक विकास शैशवावस्था में तीव्र था, बाल्यावस्था में धीमा हुआ, वह पुनः किशोरावस्था में क्या हो गया, फिर शारीरिक विकास तीव्र हो गया और शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर में परिवर्तन होते हैं लड़कों में और लड़कियों में, दोनों में। यहाँ पर क्या होता है कि शारीरिक विकास की जो दर है वो पुनः तीव्र हो जाती है, बिल्कुल। काम भावना जागृत हो जाती है, डिफरेंट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन क्रिएट होता है किशोरावस्था में। स्थिरता व समायोजन का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है वो काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ रहता है, ठीक है। काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं, जिसने जो रास्ता बताया उसी रास्ते को आगे बढ़ने की कोशिश करता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता यहाँ पर होने लग जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है कि इस अवस्था को जीवन का दबाव का काल कहा जाता है, संघर्ष का काल, तनाव का काल, तूफान काल, अन्य कई नामों से इस अवस्था को जाना जाता है। और स्पेशली स्टैनली जो हॉल थे, ये मनोवैज्ञानिक हुए स्टैनली हॉल, इन्होंने इस अवस्था को स्पेशली कहा कि इसे जीवन का दबाव, तनाव और संघर्ष का काल कहा। स्टैनली हॉल ने कहा जीवन की गोल्डन एज कहा जाता है, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है जीवन का। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होते हैं। यहाँ पर बच्चे कोशिश करते हैं कि भाई हम तो युवा हो चुके हैं, हम दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन माता पिता को पता होता है कि जिस उम्र से आप गुजर रहे हो उस उम्र में आप क्या गलतियां करोगे उसमें, इसलिए वो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एज गैप होने के कारण बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद हो जाते हैं बच्चों में और पेरेंट्स में कि अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि स्वाभाविक बात है यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि चीज़ें क्या की जाएं और क्या नहीं की जाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे आती है इसमें युवावस्था। और युवावस्था की बात की जाए तो यहाँ पर इसको 18 से 25 वर्ष माना जाता है। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, बालक हैं, वो अपने भविष्य के बारे में क्या होने लगता है, चिंतित होने लगता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में क्या करना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है।
अगली है प्रौढ़ावस्था, जिसे 25 से 55 या 60 वर्ष के लिए कहा जाए, और इस अवस्था को जीवन की व्यावहारिक जीवन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जीवन की जो ज़्यादातर गतिविधियां हैं, गृहस्थ जीवन की गतिविधियां इसी अवस्था में होती हैं। इस अवस्था में शादी, विवाह, माता पिता का रोल प्ले करना होता है। यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां व्यक्ति के अंदर होती है, और कहा जाता है कि जब जिम्मेदारियां व्यक्ति के ऊपर आती हैं, जब जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आती हैं, तो उसकी वास्तविक प्रतिभा है वो निखर कर आती है। तो सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, एक और अवस्था आती है सबसे अंतिम अवस्था के बारे में, जैसे कहा जाए वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष से मृत्यु तक होती है। और यह जो एज होती है वो बहुत ही सेंसिटिव मानी जाती है, संवेदनशील अवस्था मानी जाती है कि, और इस अवस्था में अध्यात्म की ओर झुकाव हो जाता है। इस अवस्था में स्मरण की कमजोरी, मेमोरी पावर वीक हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर वो होती है कमजोर हो जाती है, बीपी, हार्ट अटैक, ये तमाम प्रकार की बीमारियां इस अवस्था में होती हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कमजोर हो जाती है इस अवस्था में। ठीक है, बच्चों जैसी जिद, चिड़चिड़ापन आदि चीज़ें होती हैं। इस वजह से परिवारों में क्या हो जाता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाते हैं, और इस अवस्था में यदि समय से व्यक्ति की देखभाल नहीं की जाए तो समय से पहले ही व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं इस अवस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर सीरीज यदि आप देख रहे हैं तो शायद आपको एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु का जो औसत भार होता है वो 3.6 किलोग्राम होता है, या पौंड में बात की जाए तो 7 पौंड होता है। बालक का जो वेट होता है वो 3.6 किलोग्राम होता है, और बालिका का होता है 3.4 किलोग्राम होता है। जन्म के समय जो शिशु है उसकी जो लंबाई होती है वो 52 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है। ठीक है, और हड्डियां जो होती हैं वह हड्डियों के आपस में जुड़ने को कहते हैं अस्थिकरण। कैसे? तो जब शिशु जो होता है, बच्चा है, उसके शरीर में जो हड्डी होती है वो 270 होती हैं, और जैसे जैसे वो वयस्क होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो हड्डियां आपस में जुड़ती हुई जाती हैं। हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कह रहे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था आपके पेपर में। ठीक है, कि जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं, 270, और वयस्क में कितनी हड्डी होती हैं, 206। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, जो कि जबड़े, जॉ की हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनेमल, जो कि दांतों में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर थे। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है ये हमारा यहाँ पर। फिर भी इससे संबंधित मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों की नीड्स है, तो उसके लिए भी मैं बाकायदा काम कर रहा हूँ। डोंट वरी, आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, कोशिश रहेगी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।